नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास स्वतंत्र। कांग्रेस ने बहुत ही तेजी से फैसला लेते हुए कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की बागडोर अब सिद्धारमैया से ले ली है और नए मुख्यमंत्री का आज ऐलान आधिकारिक तौर पर कर दिया जाएगा। क्या कांग्रेस में अचानक से तेजी से फैसले होने लगे हैं? क्या राहुल गांधी की कार्यशैली आक्रामक हो गई है? इसी पर बात करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशु सर, नमस्कार। सर, आपका माइक ऑफ है। हाँ, नमस्कार नमस्कार। सर, जिस तरीके से सर केरला में कांग्रेस ने केरला में सीएम बनाया सतीशन साहब को, उसके बाद तमिलनाडु में अचानक से डीएमके के साथ संबंध तोड़े और विजय के साथ संबंध बना लिए। अब अचानक से कर्नाटक में सीएम, लंबे समय से विवाद चल रहा था, उसको भी सुलझा लिया। जो कहा जा रहा था कि अब अगले सीएम को बागडोर सौंपी जाएगी। तो क्या कांग्रेस या राहुल गांधी के काम करने के तरीके में अचानक से आक्रामकता आ गई है? नहीं, मैं इसको आक्रामकता के तौर पर नहीं देखता हूं। मेरा तो स्पष्ट तौर पर मानना है कि दरअसल इस देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू जो फैसले किए जाते हैं, उसको धीरे धीरे बहुत कमजोर किया जा रहा है। और जो अचानक कोई बड़ा फैसला कर दे और किसी को भी उठा के कोई मुख्यमंत्री बना दे, पार्टी का प्रेसिडेंट बना दे, तो उसको ये माना जाता है कि देखिए, ये हमारे डिसाइसिव नेता हैं और बहुत मजबूती के साथ तो निर्णायक फैसले करते हैं। ये फैसले तात्कालिक तौर पर तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये दरअसल उस पार्टी विशेष पर, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिक्र कर रहा हूं, वहां पे लोकतंत्र की कमी की ओर इशारा करता है। आप किसी भी व्यक्ति को उठाएं और उसके बाद पार्टी का अध्यक्ष बना दें और कभी पार्टी के अंदर चुनाव ना हो। देखिए, जो हमारी भारत की जो सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यहां हम आपसी बातचीत करके, समझौते करके, एक दूसरे की बातों को समझकर और कंसल्टेशन करके फैसले करते करते रहे हैं। वो प्रक्रिया आजादी के पहले भी दिखाई पड़ी थी, आजादी के बाद भी दिखाई पड़ी थी, लेकिन इंदिरा गांधी के जमाने में उसको काफी हद तक उसमें एक कमी आती हुई दिखाई पड़ी। और आलाकमान कल्चर जो कांग्रेस पार्टी से शुरू हुआ, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज में चला गया। यानी आलाकमान जिसको चाहे उसको नेता बना दे, जिसको चाहे उसको जमींदोज कर दे। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की जो ये जो फैसला उन्होंने कर्नाटक में किया है और साथ ही साथ जो केरल में जो फैसले किए गए हैं, ये स्वागत योग्य कदम होने चाहिए। इसलिए होने चाहिए क्योंकि लार्जर, बड़े पैमाने पर आपसी सलाह मशवरा करके, वक्त लगा के, एक दूसरे की बातों को सुन के और फिर किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना, यही तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और इसी की तो के बारे में दुनिया में बात की जानी चाहिए। केरल के अंदर भी अगर आप देखिए तो तीन बड़े दावेदार थे और तीनों बड़े दावेदारों से अलग अलग बातचीत की गई, एक साथ बैठ के बातचीत की गई। लगभग 10-15 दिन, 10-10 दिन उसमें लगाए गए और तब एक कंसेंसस बिल्ड किया कि नहीं, सतीशन को ही वहां का मुख्यमंत्री होना चाहिए। उसी तरीके से कर्नाटक में भी अगर आप देखें तो ये एक लंबे समय से विवाद चल रहा था कि कर्नाटक के अंदर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। क्या सिद्धरमैया अपनी कुर्सी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? और अगर कुर्सी छोड़ने की नौबत आती तो क्या सिद्धरमैया बगावत करेंगे, नहीं बगावत करेंगे? एमएलए किसके साथ है? इन सब चीजों को लेकर एक लंबी प्रक्रिया थी। और बार बार ये कहा जा रहा था कि दरअसल कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने खासतौर पर जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री का चयन हो रहा था, तब यह गलती की थी कि 50-50 हो जाए, यानी 2.5 साल आप मुख्यमंत्री रहे, 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे। ये फार्मूला दुनिया में कहीं काम नहीं करता। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी की या कांग्रेस पार्टी की ये कमजोरी थी, गलती थी, जो सबसे पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर शुरू की थी, जहां भूपेश बघेल और सिंहदेव के बीच में फैसला हुआ था। और अंत में भूपेश बघेल 5 साल मुख्यमंत्री बने रहे और सिंहदेव नाराज दिखाई पड़े। और उसी तरीके की कुछ गलती यहां करते हुए दिखाई पड़ी। ये एक अच्छी बात यह है कि कम से कम इस बार कांग्रेस पार्टी ने दोनों नेताओं से लंबे समय तक बातचीत की, दोनों को समझाने की कोशिश की और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सिद्धरमैया को पार्टी के हित में और जो वायदे किए थे उसकी रोशनी में डीके शिव कुमार को पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाए। और अब जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, तब ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई है कि डीके शिव कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। सर, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस मामले में और कांग्रेस अध्यक्ष ने भी जो फैसले लिए, बड़े निर्णायक तौर पर रहे। कि कहा जा रहा था कि केरल में वेणुगोपाल राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, तो उनका पलड़ा भारी है, विधायक भी अधिकतर उनके साथ जा सकते हैं क्योंकि आला कमान उनके साथ है। लेकिन उन्होंने वहां पर समय लिया, फैसला लिया। और ये इसलिए मैं समझना चाह रहा हूं क्योंकि सर, राहुल गांधी की एक जो बयान सामने आया कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, 1 साल के भीतर
लेकर वो चले जाएंगे, और उसके बाद जिस तरीके से वो निर्णायक तौर पर कम से कम साउथ के राज्य जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहां पर बड़े और निर्णायक फैसले ले रहे हैं ताकि पार्टी को मजबूत किया जा सके और पार्टी आगे का भी देख सके, क्योंकि कर्नाटक के अगले विधानसभा चुनाव के ठीक बाद लोकसभा का चुनाव भी है। तो क्या कांग्रेस उस रणनीति में आगे काम कर रही है? बिल्कुल, मैं आपकी राय से सहमत हूं। दरअसल राहुल गांधी इस देश में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड नेता है। हम्म। और मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने एक अच्छी किताब राहुल गांधी के ऊपर लिखी है। हम्म। उनका कहना है कि राहुल गांधी होना सबसे मुश्किल काम है, नरेंद्र मोदी होना सबसे आसान काम है। हम्म। वो कहते हैं कि देखिए भाई, नरेंद्र मोदी जब 2014 में पार्टी के अध्यक्ष बने तो पार्टी जीत गई चुनाव। हम्म। जीतने के बाद जो है अब उनको कहीं किसी तरीके की कोई चुनौती थी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। आरएसएस का हाथ है और आरएसएस पूरी तरीके से मोदी के साथ था। तो इसलिए नरेंद्र मोदी होना सबसे आसान काम है। उनको किसी को उठा के किसी को मुख्यमंत्री बना देना सबसे आसान। हम्म। तब पार्टी पर पूरी तरीके से उनकी पकड़ थी, पार्टी चुनाव जीत रही थी। तो इंदिरा गांधी के लिए आसान काम था। लेकिन राहुल गांधी ने जब पार्टी की बागडोर संभाली, उस वक्त पार्टी की स्थिति बहुत खराब थी। आजादी के बाद अगर सबसे कमजोर स्थिति में कभी कांग्रेस पार्टी थी तो 2014 के चुनाव के बाद थी। जी। और जब पार्टी 52-53 सीटों पर आकर सिमट गई, आप सोचिए उस पार्टी की बागडोर को उठाना। और कांग्रेस जो कि जिसके पीछे कोई आरएसएस नाम का संगठन नहीं है, जो संगठन के तौर पर दरअसल बहुत कमजोर है, उस पार्टी को चलाना एक मुश्किल काम है। और खासतौर पर ऐसे कांग्रेसियों के बीच में जिनकी दरबारी प्रवृत्ति के बारे में पूरी दुनिया जानती है, जो सिर्फ बड़े बड़े ड्राइंग रूम में बैठ के फैसले करते हैं, शतरंज की चालें चलते हैं और एक दूसरे को गिराने में सुबह से शाम तक जुटे रहते हैं। तो इन दरबारियों ने कांग्रेस पार्टी का बड़ा नुकसान, और ये दरबारी प्रवृत्ति थी, इसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार तो इंदिरा गांधी जिम्मेदार थी, जिन्होंने इंडिपेंडेंट या बड़े सामाजिक आधार वाले नेताओं को पनपने नहीं दिया था। तो ऐसे दरबारी लोगों को के सामने जब राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया कि भाई चुनाव होने चाहिए और चुनाव के जरिए सब फैसले होने चाहिए, तो ये उनको सबसे बुरी लगी। 2019 में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी और बुरी तरीके से चुनाव हारी, तब राहुल गांधी ने उस चुनावी हार की जिम्मेदारी अपने सिर पर ली। और न केवल सिर पर ली बल्कि इस्तीफा भी दे दिया। और लगभग 1.5-2 साल तक कांग्रेस पार्टी उनको मनाने की कोशिश करती रही कि आप पार्टी के अध्यक्ष बने रहिए। इस बात की कहीं कोई तारीफ नहीं होती। क्या क्या किसी दूसरी पार्टी के नेता चुनाव हारने के बाद, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो या एम के स्टालिन हो या ममता बनर्जी हो, क्या इन लोगों ने चुनाव हारने के बाद पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया? कम से कम प्रतीकात्मक तौर पर ही दे देते, टोकनिज्म ही कर देते। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और उसके बाद राहुल गांधी ने बाकायदा ये शर्त रखी थी कि जो अगला अध्यक्ष होगा वो कांग्रेस पार्टी, वो नेहरू गांधी परिवार का नहीं होगा और चुनाव के जरिए चुना जाएगा। तो उसके बाद आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष बने, चुनाव के जरिए हुए। क्या बीजेपी में कभी चुनाव हुआ जब से बीजेपी बनी है? नहीं, नहीं हुआ चुनाव। तो राहुल गांधी ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का अगर पुनर्जीवन होना है तो डेमोक्रेटिक रास्ते से ही पुनर्जीवन होगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। बातचीत करके और सहमति बना के ही पुनर्जीवन होगा। तो जो गलतियां कांग्रेस पार्टी ने 2014 के बाद की थी या 2014 के पहले की थी, मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा दुरुस्त करते हुए। और एक बात और भी है कि 100 सीट 99 सीट मिलने के बाद राहुल का रुतबा भी पार्टी के अंदर बढ़ा है। राहुल उस पार्टी के अंदर वो तमाम बड़े नेता जो अपने आप को सिद्ध पुरुष मानते थे, जो अपने आप को छत्रप मानते थे, वो भी पार्टी को जिताने में नाकाम। अब आप आनंद शर्मा से क्या उम्मीद करते हैं? क्या आनंद शर्मा अपने बल पे काउंसिलर का चुनाव जीत सकते हैं? क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कभी, जब वो पार्टी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, तो 2003 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सम्मुख कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती रही, लोकसभा का चुनाव भी हारती रही, विधानसभा का चुनाव हारती रही। अब ये लोग आके बताते हैं कैसे चुनाव जीता जाए। तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां क्यों नहीं ली? तो इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पकड़ अब पार्टी पर थोड़ी मजबूत हुई है। और उनके पसंदीदा या उनकी रास्ते पर चलने वाले नेताओं की एक फौज धीरे धीरे उनके इर्द गिर्द बनती जा रही है। और महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि पार्टी को आज डीके शिव कुमार जैसे एग्रेसिव नेताओं की जरूरत है। और दूसरी बात क्या, सिद्धरमैया 78 साल की उम्र पे हो गए, क्या उनको आगे बढ़ा के कांग्रेस पार्टी आगे का चुनाव लड़ सकती है, आगे के भविष्य की योजना बना सकती है? मुझे लगता है कि उस संदर्भ में जो उनको कामयाबी मिली है वो अच्छी है, ठीक है। पार्टी अब भविष्य के नेताओं में डीके शिव कुमार हो, सतीशन जैसे नेताओं के बल पर ही आगे बढ़ सकती है। ये बात जितनी जल्दी अशोक गहलोत भी समझ लें उतना अच्छा है। अशोक गहलोत ने अगर बहुत सम्मानपूर्वक, ग्रेसफुली
अगर जब उनको कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाने का न्योता मिला था वो बन जाते, सचिन पायलट के हाथ में अगर बागडोर चली जाती तो उससे नुकसान नहीं होता। पार्टी तो वैसे भी चुनाव हारती भाई। अशोक गहलोत जितनी बार पार्टी के मुख्यमंत्री रहे, अगला चुनाव तो हारे ही हैं। तो बिल्कुल। हो सकता है कि सचिन पायलट को बनाते तो भी पार्टी हारती। हम्म। लेकिन अशोक गहलोत के रहते हुए जब पार्टी चुनाव हारी तो अब तो कम से कम उन्होंने युवाओं के लिए या नवयुवकों के लिए रास्ता छोड़ना चाहिए। सर, क्या राहुल गांधी, क्योंकि जिस तरीके से इस समय राहुल गांधी तमाम मुद्दों पर भी आक्रामक हैं और कई तरह की समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो युद्ध के बाद उत्पन्न हुई स्थितियां हो, पेट्रोल डीजल की हो, महंगाई, इन्फ्लेशन, रोजगार में कमी, आय में कमी, नीट को लेकर के तमाम मुद्दे, नीट को एग्जाम कैंसिल किया गया, सीबीएसई को लेकर इतनी शिकायतें, यानी एक बड़ा रोष का माहौल दिखाई दे रहा है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि ये समय, केंद्र सरकार बहुत ही अपने कमजोर समय में, भले ही नंबर गेम उसके पास अभी है, लेकिन जो लोकप्रियता का मामला होता है उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इस समय पिछड़ी है और उसका फायदा एग्रेसिव तरीके से ही अपना फायदा लिया जा सकता है? विक्रांत, आपने जो सवाल पूछा, आपके इस सवाल से बहुत सारे दक्षिणपंथी लोग नाराज हो जाएंगे कि अरे देखिए, हम तो बार के बार चुनाव जीतते जा रहे हैं और भारी बहुमत से चुनाव जीते, हाँ। और अभी हमने असम के अंदर चुनाव जीता, अभी बंगाल के अंदर चुनाव जीता, और आप कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो कमजोर विकेट पे है या इसकी लोकप्रियता कमजोर है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि चुनाव जीतने, चुनाव हारने से आप किसी नेता की लोकप्रियता का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, और न लगाना भी चाहिए, और न इस आधार पर उनके सारे पापों को माफ कर दिया जाना चाहिए। हकीकत यह कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है, और हर उस मुद्दे पर जिन पर उनको डिसाइसिव तौर पे काम करना चाहिए था वो डिसाइसिव तौर पर काम करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। नीट के मसले पर एक ऐसा शिक्षा मंत्री जो एक के बाद एक कभी भी पेपर लीक पे किसी तरीके का कोई नियंत्रण नहीं कर पाया, अभी भी वो अपने पद पर बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? यूजीसी का फियास्को हुआ था तब भी अपने पद पर बने हुए थे, अब नीट का फियास्को हुआ तब भी अपने अपने पद पर बने हुए हैं। और ये पहली बार, पहला वाकया नहीं है, कई ऐसे वाकये हो चुके हैं जब पेपर लीक हुए हैं, छात्रों के अंदर आक्रोश है। तो लेकिन ये सरकार अपनी जिद पर चलती है कि जब जनता की मांग होगी तब हम फैसले नहीं करेंगे। हम्म। उसी तरीके से आप देखिए, क्या इस देश को निर्मला सीतारमण जैसा वित्त मंत्री चाहिए? हम्म। ये सवाल इस देश के अंदर बड़ी गंभीरता से पूछा जाना चाहिए कि हम्म। देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, और उनके बारे में बड़े गर्व से कहा जाता है तो लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर हैं। हम्म। मुझे निर्मला सीतारमण से या धर्मेंद्र प्रधान से कोई व्यक्तिगत वो नहीं है, हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई जवाबदेही होनी चाहिए, स्पष्टता आनी चाहिए कि भाई कब तक एक एक वित्त मंत्री जिसकी वित्त के मामलों में कोई बहुत विशेषज्ञता नहीं है, अ, उन पर आप भरोसा करेंगे? देखिए, एक नेता की पहचान वहां पर मैं मानता हूं कि नरसिम्हा राव कमजोर विकेट पर थे। हम्म। नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री पद का कोई अनुभव नहीं था। हम्म। नरसिम्हा राव ने जब कांग्रेस की बागडोर संभाली थी उस वक्त देश की हालत बहुत खराब थी, हम्म। लेकिन उनके अंदर वो दूरदर्शिता थी कि देश की अर्थव्यवस्था को अगर बेहतर करना है तो हमें एक एक्सपर्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाए रखने वाले एक व्यक्ति को देश की वित्त की बागडोर देनी चाहिए। हम्म। तब उन्होंने सबसे पहले आईजी पटेल को संपर्क किया। बिल्कुल। आईजी पटेल ने उसको मना कर दिया। जब हम्म। आईजी पटेल ने मना किया तब मनमोहन सिंह का नाम सामने आया, और मनमोहन सिंह ने जिस तरीके से आर्थिक सुधारों की कोशिश की, उसका नतीजा यह है कि आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और हम $4 ट्रिलियन से ऊपर निकल चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि जो रास्ता मनमोहन सिंह ने दिखाया, और नरसिम्हा राव का साफ तौर पर कहना था कि देखिए, अगर कहीं गलती होगी तो मनमोहन जी जिम्मेदार आप होंगे। पॉलिटिक्स मैनेज करना मेरा काम है, इकोनॉमी मैनेज करना आपका। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन उनके अंदर ये दूरदर्शिता थी कि वो मनमोहन सिंह को वो बागडोर दे सकते थे। आज इस देश को एक एक्सपर्ट फाइनेंस मिनिस्टर की जरूरत है, जो जो फाइनेंस को समझ सके, ग्लोबल कैपिटल को समझ सके, ग्लोबल इकोनॉमी किस तरीके से बदल रही है उसको देख सके, न कि पीएमओ के कहने पर कदम उठाने वाला वित्त मंत्री हो। तो मुझे लगता है कि इस संदर्भ में अगर हम देखेंगे तब नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की वाकई में परीक्षा हो पाएगी। क्या वो वाकई में एक बड़े नेता हैं, या सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं? आज की जो स्थितियां हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की सबसे
सबसे गंभीर स्थितियां हैं अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी के संदर्भ में बात करें। क्योंकि एक तो 1945 के बाद का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो कोलैप्स कर रहा है। जो 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 इकोनॉमिक्स है वो पूरी तरीके से बदल रही है। एक तरफ अमेरिका है जो ट्रेड वॉर वॉर कर रहा है, दूसरी तरफ चाइना है जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि अमेरिका कमजोर फिर मैं आऊं। और भारत की मजबूरी यह है कि भारत ना तो अमेरिका भारत को ट्रस्ट करता है और ना चाइना भारत को ट्रस्ट करता है। दोनों सुपर पावर हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो इनके बीच में हमें रास्ता बनाना है। जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बहुत ज्यादा खराब है। हम्म। और अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हम अमेरिका को भी नाराज नहीं कर सकते, हम चाइना को भी नाराज नहीं कर सकते। तो इस संदर्भ में चीजों को देखना पड़ेगा। तो वैसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े फैसले कर रहे हैं? हैरानी की बात यह है कि बड़े फैसले करने से वो डरते हैं, और अब तो बहुत ज्यादा डरने लगे हैं। आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाइए ना 10 रुपए। अगर हाँ। आप देश के लोकप्रिय नेता हैं तो जनता से आह्वान करिए, करिए डंके की चोट पर कि देश को इस वक्त 15 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ाने की जरूरत है। क्यों नहीं करते आप? अगर आप वाकई में लोकप्रिय नेता हैं, अगर आप वाकई में कल्ट हैं, अगर वाकई में देश आपको चाहता है, तो फिर आप देश से आह्वान करिए। आप ये आह्वान नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी दिलचस्पी सिर्फ चुनाव जीतने में थी। चुनाव जीतने में वो 30 दिनों के अंदर जो जो भारतीय जो कंपनियां थी उनको कितना नुकसान हुआ, ये तो सरकार खुद ही कह रही, मैं तो नहीं कह रहा हूं इसको। तो इसलिए मुझे लगता है कि बड़े कड़े फैसले करने से प्रधानमंत्री जी डरते हैं और वो कड़े बड़े फैसले नहीं कर पाते। और इसलिए आज की जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि स्थितियां उनके लिए कोई बहुत अच्छी नहीं है। और फिर मैं कहूंगा कि आप अगर ऐसे सवाल पूछेंगे तो आप खुद अलोकप्रिय हो जाएंगे विक्रांत जी। सर एक और सवाल, क्योंकि राहुल मैं तो गांधी अलोकप्रिय हुई हुई, आप भी अलोकप्रिय हो जाएंगे। सर आप तो वो पुराने हमारे संपादक रहे हैं, और मैं तो अक्सर कहता हूं कि आपसे बेहतर संपादक नहीं मिला। तो अच्छा है, इस राह पे भी आपके पीछे चला जाए। एक और चीज सर मैं जानना चाहता हूं कि आज बीजेपी और अब वो, हालांकि बीजेपी अब वो बातें बोलती नहीं है, प्रधानमंत्री जी भी नहीं बोलते। कांग्रेस मुक्त भारत की बात किया करते थे बड़े जोर शोर से। आज भी सर हम्म। 4 राज्यों के उन्होंने प्रधान बनाए, प्रदेश प्रधान। तो पंजाब में कांग्रेस के पूर्व नेता जाखड़ साहब को हटाकर अब फिर से कांग्रेस के पूर्व विधायक, कांग्रेस के पूर्व नेता केवल ढिल्लों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो वो भी कांग्रेस हम्म। के पूर्व नेता है। तो जहां भी आपको लीडरशिप चाहिए होती है, या बड़ा सीएम, अब तो कई सीएम हो गए हैं सर जो पूर्व कांग्रेस नेता हुआ करते थे। तो क्या अब वो हम्म। जो कांग्रेस मुक्त भारत की अवधारणा लेकर के बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, अब वो बात बिल्कुल पूरी तरह से भूल गए हैं? देखिए, एक तो जो उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी, हम्म। वो वाकई में बहुत ही आपत्तिजनक बात थी। क्योंकि इस तरीके की बात करने का मतलब ये क्या, भारत की जो लोकतंत्र है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं। और इसीलिए बाद में इस नारे को एक तरीके से सफाई भी देने की जरूरत पड़ी। उन्होंने कहा कि भाई जो कांग्रेस की संस्कृति है, हाँ। हम उससे देश को मुक्त कराने की बात कर रहे थे। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि मोहन भागवत ने भी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये साफ तौर पे कहा था कि विपक्ष जो है वो प्रतिपक्ष होता है। तो ये बात किसको कही गई थी? ये मुझे तो नहीं कही गई थी। हाँ। जो विपक्ष को अपना शत्रु समझते थे वो कौन समझते थे, सबको मालूम है। उनको उनको ये नसीहत देने की बात की गई थी, और वो बाकायदा मोहन भागवत एक आरएसएस के अध्यक्ष के तौर पर की थी। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो और आज की जो भारतीय जनता पार्टी, उसकी जो लीडरशिप है, उसको किसी तरीके सत्ता के साथ किसी तरीके की नैतिकता का लबादा पसंद नहीं है। उसको सिर्फ वो शक्ति की पूजा करता है, वो सत्ता की पूजा पूजा करता है। और सत्ता और शक्ति के लिए जो कुछ भी समझौते करने पड़े, वो समझौते करने के लिए वो तैयार है। मैं तो कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि एक आदमी जो कैमरे पर घूस लेते हुए पकड़ा गया, एक आदमी जो कैमरे पर पैसे लेते हुए पकड़ा गया, जिसके बारे में खुद प्रधानमंत्री ने जिसकी आलोचना की और बहुत मिमिक्री करने वाले अंदाज में आलोचना की, उसी व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दें। यह कैसे संभव है? मैंने अपने जीवन में देखा है कि कैमरे पर पैसे लेते हुए
जिन नेताओं ने पैसे लिए, उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया, चाहे वो बंगारू लक्ष्मण रहे हो, चाहे वो जूदेव रहे हो। दोनों कैमरे में पैसे पकड़े लेते हुए पकड़े गए और दोनों का करियर, राजनीतिक करियर खत्म हो गया। लेकिन आज कोई शुभेंदु अधिकारी के बारे में तो बात नहीं कहता। फिर आपने देखा कि अजीत पवार के बारे में प्रधानमंत्री जी क्या करे, 70,000 करोड़ का घोटाला, और 3 दिन के बाद उन्हीं अजीत पवार के साथ जो है वो सुबह 5:30 बजे उनको शपथ दिला दी जाती है डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि सिर्फ तो हमको कुर्सी चाहिए और उसके लिए कोई भी समझौता करना पड़े, हम वो करने के लिए तैयार हैं। जो पार्टी इस सोच के साथ चलती हो, तो वो पार्टी निश्चित तौर पर, उसको कांग्रेस से आए, समाजवादी पार्टी से आए, कहीं से भी कोई नेता आए, अगर उसमें उनको वैल्यू दिखाई पड़ता है, अगर उनको ये लगता है कि इसकी वजह से हम चुनाव जीत सकते हैं या इससे हमें कुछ 2-4 वोट का फायदा हो सकता है, तो वो उनको अपने साथ लेने की बात करते हैं। जहां तक कांग्रेस मुक्त भारत की बात है, न तो बीजेपी भारत को कांग्रेस मुक्त भारत कर सकती है, और ना ही कांग्रेस अगर कभी मौका मिला तो बीजेपी मुक्त भारत कर सकती है। ये रेटरिक्स है, लेकिन ये रेटरिक्स ठीक नहीं है। हमें अपने विपक्ष का सम्मान करना चाहिए और उसकी नीतियों पर तगड़े हमले करने चाहिए, लेकिन उनको मिटाने की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दरअसल ये लोकतंत्र को मिटाने की बात होती है।